नमस्कार बच्चों। कल हम लोगों ने आवेश के गुणों को पढ़ा था। इसके अलावा आवेश की हिस्ट्री को भी देखा था। आज हम थोड़ा सा जल्दी आवेश के गुण को रिवाइज करके उससे संबंधित आगे के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आवेश के गुण में हमने सबसे पहला गुण पढ़ा था कि आवेश की इकाई कूलाम्ब होती है। कूलाम्ब, हालांकि एक कूलाम्ब वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान के लिए इसकी इकाई को कूलाम्ब नाम दिया। आगे हम इसके और भी कई छोटी इकाइयाँ पढ़ेंगे, है ना। आवेश का दूसरा गुण था कि यह एक अदिश राशि है, यानी कि आवेश का पहला गुण जो था वो क्या था, इकाई इसकी कूलाम्ब होती है। दूसरा गुण, यह अदिश राशि है। तीसरा गुण हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? धनावेश और ऋणावेश, ठीक ना। चौथा गुण हमने पढ़ा था कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। यानी कि अगर धन धन या ऋण ऋण आवेश समीप आएंगे तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। और यदि धन ऋण या ऋण धन ऐसे आवेश समीप आते हैं तो इनमें क्या होगा? आकर्षण का गुण पाया जाएगा। अगला आवेश का जो गुण था, हमने बताया था कि दुनिया का सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होती है और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻34 kg होता है ना। इसी प्रकार दूसरा, जिससे परमाणु बने, तीन प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दूसरा कण होता है प्रोटॉन। इस पर भी आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होती है। इन दोनों का आवेश समान होता है। अंतर केवल ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेश जबकि प्रोटॉन का आवेश धनावेशित होता है। प्रोटॉन आपका, है ना। जबकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तीसरे विकर्ण के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें यहीं पर। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, उदासीन कण है न्यूट्रॉन। क्यों है, आगे आपको हम समझाते हैं। जबकि इसका भी द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक ना। ये चार्ट थोड़ा सा कल हम नहीं बता पाए थे आपको, इसे बना लेंगे और इसे याद रखिए क्योंकि इस साल के पूरी की पूरी फिजिक्स में आपको बार बार ये चार्ट मिलेगा, है ना। अगला गुण, हालांकि यहाँ पर एक चीज़ हमने आपको कल और बताया था कि क्लासिकल फिजिक्स में सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन को माना जाता था। और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स आपका क्लासिकल फिजिक्स का ही हिस्सा है, तो हम इतना तक में इलेक्ट्रॉन को ही सबसे छोटा चार्ज मानेंगे। लेकिन जब आगे के खोज कार्य हुए मॉडर्न फिजिक्स में, जब और छोटे कणों के लिए चर्चा होनी शुरू हुई, तब दुनिया का और भी छोटा एक चार्ज खोजा जा सका जिसे क्वार्क्स कहा जाता है। हमने कल भी आपसे बोला था कि हम थोड़ा सा क्वार्क्स की चर्चा करेंगे आज अगले क्लास में। तो आइए बताते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में सबसे छोटा चार्ज इतना हुआ करता था, इसीलिए हमने इसे मूल आवेश माना है। पर जैसे जैसे आगे बढ़ी मॉडर्न फिजिक्स में खोज कार्य होने लगे तो और भी छोटे चार्ज पार्टिकल, आवेशित कणों की खोज होने लगी, जिन्हें क्वार्क्स कहा गया। ये क्वार्क्स कई प्रकार के होते हैं, और जैसे कि मैं एक सारणी ही बना देता हूँ जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा इसमें ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए मैं बना दे रहा हूँ। जैसे हम एक कॉलम बनाते हैं
नेम का, यानी कि क्वार्क्स का नाम। दूसरा रहेगा इस पर चार्ज कितना है। तीसरा कॉलम आपका होगा इस क्वार्क्स का मास कितना है। लेकिन ये इतना कम मास होता है कि इसे किलोग्राम में दर्शाने पर हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो हम इसे गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। अब आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो पहला क्वार्क्स है आपका अप क्वार्क्स है। अप क्वार्क्स, इसका जो चार्ज है आप ई अगर हमने लिखा उसकी वैल्यू कितना मानेंगे आप लोग, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही, ठीक है ना। ये तो इसकी वैल्यू होती है +2E/3। इतना आवेश अप क्वार्क्स पर होता है, जबकि इसका जो मास होता है 0.005 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। सेकेंड क्वार्क्स जो हमारा है वो डाउन क्वार्क्स होता है, ठीक है ना। इसे हम U से दर्शाया करेंगे और इसे स्मॉल d से। -E/3 इसका आवेश होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का 1/3 गुना, है ना। यानी कि काफ़ी कम इलेक्ट्रॉन के आवेश की अपेक्षा इसका आवेश होता है, तथा इसका द्रव्यमान 0.01 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तीसरा क्वार्क्स हमारा होता है स्ट्रेंज क्वार्क्स, और इसका भी आवेश -E/3 ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1/3 गुना। लेकिन जो इसका मास होता है वो इससे ज़्यादा होता है, 0.15 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। चौथा क्वार्क्स हमारा होता है चार्ज, है ना। इसका भी आवेश +2E/3 होता है, यानी कि अप क्वार्क्स के बराबर ही इसका चार्ज होता है, बस इसके मास में डिफरेंस होता है। इसका जो मास होता है 1.5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है ना। पांचवें प्रकार का जो क्वार्क्स अभी तक देखा गया है उसे हम लोग बॉटम क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है, बॉटम क्वार्क्स। इसका भी चार्ज इन दोनों के डाउन और स्ट्रेंज के बराबर ही होता है, -E/3। डिफरेंस केवल इसके मास में होता है, इसका मास बहुत ही ज़्यादा होता है, 5.0 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और सबसे बाद में एक और क्वार्क्स देखा गया जिसे अप क्वार्क्स नाम दिया गया। इसका अप क्वार्क्स नाम केवल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका भी चार्ज +2E/3 के बराबर ही था, है ना, परंतु इसका मास सर्वाधिक हुआ करता था। देखिए यहाँ पे ये इतने प्रकार के क्वार्क्स थे। अब अगर ध्यान से आप देखिए तो मुख्यतः हमें 1, 2 और ये मतलब ये दोनों लगभग सेम चार्ज के थे और ये तीनों लगभग सेम चार्ज के थे। तो लगभग 2 ही प्रकार के क्वार्क्स माने गए थे चार्ज के आधार पर, जिनको अलग अलग ढंग से बांटा गया था। इस सारणी को केवल आप लोग बना लीजिएगा, इसका ज़्यादा यूज अभी यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाते समय इसका थोड़ा बहुत आपको उपयोग हो। अब यहाँ पे थोड़ी चर्चा ये भी कर लेनी है कि अगर क्वार्क्स दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है तो क्वार्क्स के आधार पर किस प्रकार से आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनते थे, है ना। आइए क्वार्क्स मॉडल के आधार पर हम थोड़ा सा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं कि किस प्रकार से क्वार्क्स के द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके बने हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लें, प्रोटॉन का जो कंपोजिशन होता है वो होता है UUD, यानी कि 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स जब ये आपस में मिलते हैं तब एक प्रोटॉन का निर्माण होता है। चार्ट में इनका चार्ज देख लीजिए, अप क्वार्क्स का +2E/3 है, जबकि डाउन क्वार्क्स का -E/3। तो अगर हम इसमें रखने जाएं, 2 अप क्वार्क्स हैं तो पहला चार्ज आपका क्या आएगा, +2E/3। दूसरा भी अप क्वार्क्स है तो +2E/3, जबकि तीसरा आपका डाउन क्वार्क्स है तो -E/3 हो जाएगा। समझ में आया। अब इन तीनों का एलसीएम अगर अपन निकालने जाएं तो कितना आ जाएगा, 3। अब 3 से सभी 3 कट जाएंगे तो जो ऊपर संख्या वही पूरी आ जाएगी। तो
प्लस टू ई माइनस ई, 2 2 4 ई, और 4 में से 1 गया तो 3 ई, तो कितना बचेगा आपके पास प्लस 3 ई बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना बचेगा प्लस ई। क्या यही चार्ज प्रोटॉन का होता है? बिल्कुल, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 है, वो भी धनात्मक आ रहा है, तो क्या ये प्रोटॉन का निर्माण हो गया? तो बच्चों इस प्रकार से क्वार्क्स के द्वारा, यानी कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो अभी खोजे गए हैं क्वार्क्स के द्वारा प्रोटॉन का निर्माण हुआ। पर क्लासिकल फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही स्मॉलेस्ट चार्ज माना जाता है। आगे देखते हैं, एक न्यूट्रॉन की भी देख लें। न्यूट्रॉन का जो क्वार्क्स कंपोजिशन होता है वो होता है UDD, यानी कि एक अप क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स आपस में मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे होता है न्यूट्रॉन। अप क्वार्क्स का चार्ज कितना होता है प्लस 2e बाई 3, डाउन क्वार्क्स का चार्ज माइनस e बाई 3, और डाउन क्वार्क्स का चार्ज माइनस e बाई 3। तीनों कैल्शियम कितना आएगा 3, 3 से सभी 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो भी ऊपर संख्या है वही पूरी आ जाएंगी, तो प्लस 2e माइनस e माइनस e, तो 2 माइनस इलेक्ट्रॉन जुड़कर -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो +2 इलेक्ट्रॉन से -2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे 0/3 बचेगा इक्वल टू 0। क्या यही न्यूट्रॉन का चार्ज होता है उदासीन? तो इस प्रकार क्वार्क्स मॉडल के आधार पर हम आज के डेट में चार्जों को देखते हैं, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में सबसे छोटा चार्ज हम किसको मानेंगे? इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हमने 5 सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा की और उसका सारा डिटेल देखा यहाँ पे। अब अगला गुण हमने पढ़ा था कि आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है। क्या था 6वां गुण? आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है, यानी कि अगर किसी भी पिंड के अंदर कुछ आवेश स्थित हों, तो जो भी आवेश वहाँ पे अलग अलग आवेश स्थित है, इस पिंड का टोटल चार्ज निकालने के लिए हमको सभी आवेशों का उनके चिन्ह के साथ योग निकाल देना पड़ेगा, वही टोटल चार्ज आ जाता था। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास +2 कूलाम का आवेश है, दूसरा आवेश हमारे पास -3 कूलाम का है, और तीसरा आवेश हमारे पास +3 कूलाम का है, तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? +2 कूलाम -3 कूलाम +3 कूलाम, -3 से +3 कट गया तो कितना बचेगा? 2 कूलाम। तो इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 2 कूलाम के आवेश के आसपास। तो दुनिया में कहीं भी होगा तो आवेश सदैव क्या रहेगा? आपका योगात्मक प्रकृति का होगा। इसी के आधार पर हमने आपको ये भी बताया था कि कोई भी परमाणु उदासीन कैसे होता है। चूँकि हम जानते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में जितना धनावेशित प्रोटॉन होते हैं, उसके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में उतने ही ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और चूंकि प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान परिमाण समान होता है, बस चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं, तो अगर इस पूरे के पूरे पिंड का हम चार्ज निकालने जाएंगे, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जितने भी प्रोटॉन थे उनका आवेश ई होगा, मान लीजिए n प्रोटॉन थे, तो टोटल चार्ज कितना होगा? प्लस यानी, और बाहर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे, पर इलेक्ट्रॉनों का चार्ज क्या है? माइनस, तो टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉनों कितना हो जाएगा? माइनस यानी। चूँकि ये योगात्मक प्रकृति का है, इसीलिए प्लस यानी से माइनस यानी कट जाएगा, और नॉर्मल कंडीशन में एक परमाणु का आवेश सदैव क्या बना रहेगा? 0, यानी कि परमाणु आपका उदासीन बना रहेगा। आवेश का अगला गुण था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, आवेश का क्वांटीकरण। आइए चर्चा करते हैं बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा। कल हालांकि हमने आपको बताया था कि दुनिया का कोई भी बड़ा चार्ज हो, कोई भी बड़ा चार्ज हो, उसका आवेश सदैव एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के सदैव पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कि दुनिया का कोई भी बड़ा चार्ज हो, मान लीजिए Q है, तो इस चार्ज Q का मान एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश के सदैव पूर्ण गुणज के रूप में होगा। कभी भी ये संख्या दशमलव में नहीं हो सकती। 1.5, 2.5 या 3.5 ऐसी संख्याएं नहीं हो सकती। होंगी तो ये क्या होगा? हमेशा पूर्ण संख्या, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, 1000, 1 लाख एटसेट्रा, है ना। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या? हमेशा
पूर्ण संख्या के रूप में, कभी भी अपूर्ण संख्या दशमलव में संख्या के रूप में नहीं होगा, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन, क्लासिकल फिजिक्स में सबसे छोटा चार्ज क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, तो आधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर संभव नहीं होता है ना। तो यही आवेश का क्वांटीकरण था। मुख्यतः इस क्वांटीकरण के सिद्धांत में हमें ये फार्मूला मिला था कि दुनिया के किसी भी आवेश की वैल्यू प्लस माइनस n इंटू इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जहाँ Q क्या है आपका आवेश है, दिया गया आवेश आपको होगा, n क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत ही सिंपल सी बात थी ये बच्चों। अब इसके बाद आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, एक जनरल क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद पहला क्वेश्चन उठाते हैं। जनरल क्वेश्चन अगर हमने आपको बोला कि एक सिक्का है, इस सिक्के पर टोटल जो चार्ज है 3.2 कूलम का है, और ये बोल दें कि इस सिक्के पर 3.2 कूलम का धनावेश है। इतना बताने के बाद हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस सिक्के पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना। चूंकि धनावेश हो तभी उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर अगर निकलेंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाएगी, कमी। तो हम आपको क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं कि एक सिक्के पर प्लस 3.2 कूलम का धनावेश है, तो इस सिक्के पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इस सिक्के का टोटल चार्ज कितना है, Q बराबर 3.2 कूलम प्लस में, है ना। अब हमें निकालना क्या है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था, जैसे इससे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तब तो इस पर धनावेश आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता था तो इस पर कितना आवेश बचता था, E बराबर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। आपको कल ये चीज़ बताई गई थी। तो E की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्वांटीकरण के सिद्धांत से Q बराबर क्या होता है n इंटू E, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। तो Q की वैल्यू 3.2 कूलम, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें n कैलकुलेट करना है, तो ये पूरा आप बटे में ला लीजिए इधर। तो क्या होगा n इक्वल टू 3.2 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, है ना, और इसका दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक शून्य बढ़ेगा, और इसका दशमलव हटाने पर यहाँ पे एक शून्य बढ़ेगा, और ये दोनों शून्य एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 32 और यहाँ पे 16 आपका बचेगा। तो आगे क्या आ जाएगा 32/16 इंटू, ये ऊपर चला गया तो इसका साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है 90, 16 दूना 32, यानी कि 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर सिक्के पर हमें 3.2 कूलम का आवेश उत्पन्न करना है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों की। इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से देख लीजिए, क्योंकि आगे भी हम एक आध दो क्वेश्चन इसी तरह करेंगे। अभी फिर थोड़ा सा कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन सेम इसी तरह का लेते हैं, बस चार्ज को बदल देते हैं, ठीक ना। चलिए हम लेते हैं कि मान लीजिए एक कोई सी जनरल क्वेश्चन ये चल रहे हैं आपके, एक कोई सी बॉल है, ठीक ना। इस बॉल के ऊपर 0.8 का 0. पहले तो मान लीजिए ऐसा करिए कि ये बॉल जो थी आपकी उदासीन थी, फिर हम इस बॉल को किसी भी तरह से -0.8 कूलम आवेश देते हैं, इतना आवेशित करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहली चीज़ ये बताना है क्या गेंद का द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा।
ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आपको बताना है कि अगर इसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार फिर से सुन लीजिए इसे ढंग से कि एक आपके पास गेंद थी जो कि उदासीन थी, उसे हमने -0.8 कूलाम का चार्ज दिया। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या गेंद का द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा अथवा घटेगा। और सेकेंड चीज़ हमें ये बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, जो भी होगी तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमें इसमें n कैलकुलेट करना है। पहले प्रॉब्लम में चलते हैं अपन। आपको कल बताया गया था कि जब भी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, धनावेश, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, ऋणावेश। ध्यान करिए कल, है ना। तो पहले ये उदासीन था, अब इस पर क्या उत्पन्न हो रहा है, देखिए ऋणावेश, है ना। ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है -8 कूलाम का। तो ऋणावेश तभी उत्पन्न होगा जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी पर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, द्रव्यमान, मास होता है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका द्रव्यमान क्या। हाँ, तो बच्चों कुछ क्लिपिंग में डिस्टर्बेंस हो गई थी जिसकी वजह से ये रिकॉर्डिंग मेरी नहीं हो पाई थी और मैं ये पूरा सॉल्व कर दिया था। तो चूँकि इसी को मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ। जिस देखिए दूसरी चीज़ हमसे ये पूछी गई थी कि अगर इस पर -0.8 कूलाम का आवेश आ जाता है गेंद पर तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता होगी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जब इस पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो कल भी हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से निकलेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस पर जाएंगे तो उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलना है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी कि द्रव्यमान की कमी होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन इस पर जा रहे हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे उतने द्रव्यमान की इसमें क्या हो जाएगी, अधिकता। तो चूंकि ऋणावेश तभी उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी ये देखने के लिए सबसे पहले तो हम देख लें इसका टोटल चार्ज कितना था। Q बराबर -0.8 कूलाम और यन हमें कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी इस पर। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो क्वांटीकरण के सिद्धांत से यहाँ पे देखिएगा, क्वांटीकरण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा आपका, Q बराबर NE, है ना। Q बराबर NE में जब हम सारी वैल्यू प्लेस करेंगे, Q की वैल्यू जो भी है -0.8 कूलाम रख दिया हमने, N की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और E की वैल्यू -1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब कैलकुलेशन करने के लिए इसे हम बटे में ले जाएंगे तो यहाँ पे N शेष बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0.8 C के बटे में -1.6 × 10⁻19 कूलाम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाए इस लाइन का। तो N = -0.8 कूलाम बाई -1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट, माइनस से माइनस। इसका दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, इसका दशमलव हटाने पर यहाँ पे, तो ये जीरो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 और यहाँ पे 16, 8 × 8, 8 दूनी 16, तो वही 1/2 × 10⁻19 यहाँ पे आपका आ गया है। इसके बाद जब इसको काटेंगे तो 0.5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इस बॉडी पर हो जाएगी। अब अगर हम, चूंकि इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो रहे हैं तो हमें यह भी बताना है कि जो गेंद का द्रव्यमान है वो कितना बढ़ जाएगा। तो आइए देखिए, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। गेंद का द्रव्यमान कितना बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी बढ़ रही है, देखिए अभी अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, है ना। अब देखिए तो ये हमने यहाँ पे n का मान इतना ले लिया और मास एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है ना। तो चूंकि इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर टोटल द्रव्यमान उसका इंक्रीज होना है ना। तो आइए देखते हैं, टोटल मास इंक्रीज बाई m = n × me। n की वैल्यू ये प्लेस कर दिया हमने और me की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी अभी आपको बता चुका हूँ पहले भी, 9.1 × 10⁻31 kg, है ना। 31 में से 19, चूंकि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, है ना। और 31 में से 19 गए तो कितना बचेगा,
12, पर बड़ी संख्या ऋणात्मक से चिन्ह काहे का आ गया है, ऋण का। तो 10 की घात 12 यहाँ पर शेष बचा, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5, पन्नमा 45 और 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव। तो टोटल जो मास इंक्रीज हुआ उस बॉल का वो कितना हुआ, 4.55 गुणे 10 की घात ऋण 12 kg। ठीक है, आइए अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं क्वांटीकरण के सिद्धांत से ही रिलेटेड। क्वांटीकरण के सिद्धांत में अगला जो सवाल है आपके लिए वो है, एक कूलाम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो आपके पास ये भी सेम क्वांटीकरण के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास टोटल चार्ज Q बराबर कितना दिया हुआ है, 1 कूलाम्ब का। हमें संख्या बताना है, यानी कि n कैलकुलेट करना है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो कितना होता है, मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्ब का। ठीक है ना। और क्वांटीकरण के सिद्धांत से Q बराबर, यानी मान रखिए सबका, Q की जगह पर 1 कूलाम्ब, n की जगह पर कैलकुलेट करना है, n रहने दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्ब। ये पूरा बटे में आ जाएगा, तो n इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 1 कूलाम्ब अपान 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्ब। C से C कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा धनात्मक हो जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 बचेगा। 16 C से जब हम काटेंगे तो भाग न खाए लब्धे शून्य, दशमलव लग गया, तो ये 100 हो जाएगा। 16 छक्का 96, तो 40 बचेगा, 16 दूना 32, तो 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80। तो जो आपकी वैल्यू आई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 0.625 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्ब। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू हमेशा कई बार मतलब पूछी जा चुकी है कि एक कूलाम्ब में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या एक कूलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश आ सकता है, इसे याद रखिएगा। अगर इसे हम वैज्ञानिक संकेतन में बदलने जाएं तो देखिए, दशमलव को दाहिनी ओर खिसकाना है हमें, तो इसकी ऋणात्मक घात क्या, सॉरी ये धनात्मक घात हो गई थी ना, ऊपर जाके धन हो गया था, तो इसकी धनात्मक घात क्या होगी, घट जाएगी। तो कितना आ जाएगा आपका, 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि एक कूलाम्ब में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए, 10 ग्राम पानी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तथा कुल ऋणावेश का मान भी बताना है आपको। यानी दो चीज़ आपको निकालनी है, पहली तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और दूसरी कुल ऋणावेश का मान। ठीक है, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले एक वैल्यू आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, अवोगेड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। यानी कि किसी भी अणु के जितना उसका परमाणु द्रव्यमान होता है उतने ग्राम में इतने उसके परमाणु प्रेजेंट होते हैं, है ना, यही अवोगेड्रो नंबर होता है। तो सबसे पहले पानी का सूत्र लिखकर कुछ चीज़ें हम कैलकुलेट कर लें, जैसे पानी का आणविक द्रव्यमान कितना है, और पानी का मतलब एक पानी के अणु में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम H2O लिखते हैं। आपको मालूम है हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, और कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 2। तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है और हाइड्रोजन प्रेजेंट 2 हैं, तो टोटल ये हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के द्रव्यमान की कैलकुलेशन कर लें। ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, 1, और एक ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो 16 एकम 16, 2 एकम 2, 16 2 18, ये होता है उसका एटॉमिक मास पानी के अणु का। ठीक है, अच्छा, एक पानी के अणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देखिए हाइड्रोजन के एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 परमाणु कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के एक परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 2 10। ठीक है, इन दोनों चीज़ों की हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी इस न्यूमेरिकल में। तो आइए आगे देखते हैं, इसका एटॉमिक द्रव्यमान कितना है, 18। तो 18 ग्राम H2O में कितने अणु H2O के होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, अवोगेड्रो नंबर के बराबर। अगर हम 18 को इधर बटे में ला लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, तो 1 ग्राम H2O में कितने अणु हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 अपान 18। बात समझ में आई, यानी कि 1 ग्राम पानी में इतने अणु होंगे। अब हमें निकालना कितना है, 10 ग्राम पानी के लिए अणुओं की संख्या, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दीजिए, तो 10 ग्राम
H2O में कितना आ जाएगा आपका 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10, है ना, यानी कि 10 ग्राम पानी में इतने अणुओं की संख्या होगी। अब हमें पहला क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पानी के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, और 10 ग्राम पानी में अणुओं की संख्या कितनी है, इतनी है। तो अगर इसमें हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हमें 10 ग्राम पानी में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी? बिल्कुल। आइए देखते हैं 10 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23/18 इंटू 10 इंटू 10 अगेन हो जाएगा इतना। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 23, 24, 25, 10 की घात 25, 18 से इसको काट लीजिए, भाग न खाए लब्धे शून्य, तो 60 हो गया। 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, है ना, तो बचा 62, 18 तिहाई भी जाएगा ये, फिर 54, उसके बाद ये लगभग 5 से बढ़ा जाएगा, तो इसे 3, 4 कर लीजिए आप लोग, है ना। तो 0.34 इंटू 10⁻25, यानी कि 10 ग्राम पानी में टोटल इलेक्ट्रॉन इतने होंगे। ठीक है, समझ में आई बात ये। अब इस संख्या को अपन n मान लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है चूंकि, तो n मान लेते हैं। तो 10 ग्राम पानी में कुल ऋणावेश की संख्या निकालने के लिए क्वांटीकरण के सिद्धांत से अपन लोग क्या लगा देते हैं, Q बराबर n। तो टोटल ऋणावेश की मात्रा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है 0.34 इंटू 10⁻25 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। कैलकुलेशन कर लीजिए, 25 में से 19 गया, 10⁻6 है ना, 16 चौको 64 की 4 हाथ लगी 6, 16 तिया 48, 48 6 54 और 3 अंकों के बाद दशमलव, है ना। तो इतने गुलाम का टोटल ऋणावेश उस पर होगा, कितने पर, 10 ग्राम पानी के अणु पर। तो एक चीज़ और भी है, अगर मान लीजिए कभी आपसे टोटल 10 ग्राम पानी में उपस्थित धनावेश की का मान पूछे तो भी इतना ही गुलाम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा न्यूमेरिकल। ठीक है। अच्छा, एक न्यूमेरिकल आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जिसे आप लोग कल करके मुझे इस वीडियो के कमेंट पर बता दीजिएगा, है ना। तो अगर नहीं बनता है तो मैं दोबारा इसको सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक पिंड 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। एक पिंड 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो कितने समय में इस पिंड पर 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न होगा। फिर से एक बार देख लें इस क्वेश्चन को। एक पिंड 1 सेकंड में 10 घात 9 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो कितने समय में इस पिंड पर 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न होगा। हालांकि ये न्यूमेरिकल आपको इसलिए भी करवाया जा रहा है ताकि मतलब आप ये समझ जाओ, मैंने पहले भी बताया था कि कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक है ना। तो आप समझ जाओ कि वास्तव में कूलाम कितना बड़ा मात्रक होता है ना। तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व करेंगे इन न्यूमेरिकलों के आधार पर। अगर आपका आंसर आ जाता है, इसका आंसर लगभग 198.2 ईयर्स या 3 ईयर्स आएगा। पहले सेकंड में आप इसका वैल्यू निकाल लोगे, फिर उसमें चूंकि एक वर्ष में जब सेकंड का संख्या निकालना होगा तो एक वर्ष में 365 दिन होता है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 3600 सेकंड होता है। इसका भाग देना पड़ेगा, यानी कि जो भी सेकंड में आपकी वैल्यू आए उसमें इसका भाग दोगे तो आपका ये आंसर आएगा। अगर ये आंसर आता है तो आपका सही है, नहीं तो अगर नहीं बन पाता है तो कल आप हमसे इसको पूछ लेंगे कमेंट में, है ना। अच्छा, आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, लेकिन कल क्या पढ़ना है उसके लिए थोड़ा चर्चा कर लें, फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर को हमने भाग फर्स्ट को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट भाग को हमने नाम दिया था स्थिर विद्युत बल एवं क्षेत्र।
है ना। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत सीख ली। उसके बाद फिर चार्ज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी और प्रॉपर्टी संबंधित न्यूमेरिकलों को सॉल्व किया। पर अभी तक हमें बल की चर्चा नहीं, बल के बारे में केवल हमने इतनी ही चर्चा की है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। पर हमने ये नहीं अभी कैलकुलेट किया कि कितना आकर्षण और कितना प्रतिकर्षण होता है ना। तो इसके लिए इन्होंने चार्ल्स ऑगस्टिन डे कुलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया था, वहीं से स्थिर विद्युत बल की स्टार्टिंग होगी। तो कल हम स्थिर विद्युत बल पढ़ेंगे। उससे पहले अब देखिए आवेश कैसे उत्पन्न होता है ये तो हमें मालूम नहीं है ना। तो कल हम सबसे पहले आवेशन की विधियां पढ़ेंगे। दो तीन प्रकार की होती हैं। पहला तो घर्षण के द्वारा होती है, यानी कि दो पदार्थों को आपस में रगड़ दो। जैसे कि आप देखिए कंघी को अगर अपने सूखे बालों पर रगड़ते हो तो कंघी छोटे वस्तुओं को, कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। ये प्रैक्टिकल आप लोग कई बार कर चुके होंगे। तो वो क्यों आकर्षित किया, क्योंकि उस पर चार्ज उत्पन्न हो गया। तो कल हम आवेशन की पहली विधियाँ पढ़ेंगे घर्षण, दूसरी विधियाँ होगी प्रेरण के द्वारा, और तीसरी विधि होगी चालन के द्वारा, है ना। इसके बाद हम लोग आवेश का संसूचन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार के यंत्र यूज किए जाते हैं, एक इलेक्ट्रोस्कोप और दूसरा पिथ बॉल पेंडुलम, है ना। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे और इतना हो जाने के बाद हम डायरेक्टली चलेंगे स्थिर विद्युत बल में, जिसे कूलाम का नियम भी कहा जाता है। थोड़ी चर्चा कर लें इसकी भी आज ही। दरअसल कूलाम ने बताया था कि दो आवेशों के मध्य सजातीय में प्रतिकर्षण, विजातीय में आकर्षण होता है। तो इनके मध्य कुछ ना कुछ बल लगेगा तब ना। जैसे मान लीजिए दो पिंड रखा है, अगर ये सजातीय हुए तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। दूर तभी भागेंगे जब इन दोनों पर फोर्स आरोपित होगा, है ना, यानी कि कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो इन दोनों के मध्य लगने वाले बल का मान बताने के लिए ही कूलाम ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। जल्दी से इस नियम को देख लें। कूलाम ने ये बताया, मान लीजिए कि दो आवेश आपके पास Q1 और Q2 हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। यदि इनके मध्य बल F लग रहा है तो कूलाम ने ये बताया था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि बल आपका F लग रहा है तो F की वैल्यू दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि दूरी r है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। फिर इन दो, अच्छा एक चीज़ और आप याद करिए, 11th में आपने एक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था। वो नियम कुछ ऐसा था कि दो द्रव्यमानों के मध्य अगर दूरी d हो, इन दोनों के मध्य F बल लग रहा हो, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल F दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या ये नियम भी कुछ हद तक इस नियम जैसा दिख रहा है? बिल्कुल, ये दोनों नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम कहलाते हैं। एक और भी व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है जो दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल के लिए, जो कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल दोनों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो ये तीनों ही नियम एक जैसे नियम है क्योंकि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम है ना। तो इसको थोड़ा सा आगे देख लें, फिर उनकी चर्चा कल अपन करेंगे डिटेल में पूरा। अगर इन दोनों समीकरणों को हम मिला के लिखें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² हो जाएगा। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर यहाँ पे लगा दें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे K लगाते हैं तो Q1 Q2/r²। इस K को कूलाम नियतांक या कप्पा नियतांक कहा जाता है। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। अब अगर इसका मात्रा कैलकुलेट करना हो तो थोड़ा सा यहाँ से देखिए, r² को आप तिर्यक गुणा करोगे तो ऊपर चला जाएगा और Q1 Q2 बटे में चला आएगा। तो K इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, F/r² Q1 Q2। अब इसका मात्रक K का अपन देखते हैं। F का मात्रक न्यूटन, R दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, चूंकि इसका स्क्वायर लगा है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम गुणे कूलाम यानी कि कूलाम का स्क्वायर। तो न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अच्छा, के की वैल्यू अपन लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। जहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी है ना, विद्युतशीलता, बाह्य निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसका भी मात्रक देखना पड़ेगा। तो इसका भी मात्रक अगर ये मान हम यहाँ पे रखें तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट का 3 गुणा करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, F को एप्सिलॉन नॉट की जगह पर लाते हैं तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो पहले ऊपर वाले मात्रक लिखते हैं। एक तो कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। Q1 Q2 का मात्रक कूलाम इंटू कूलाम यानी कि कूलाम स्क्वायर। 4 पाई भी कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। F का मात्रक न्यूटन और R क्या है, दूरी, इसका मात्रक मीटर, चूंकि स्क्वायर लगा है तो मीटर स्क्वायर। तो पहले हम क्या लिखेंगे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों मात्रक भी आप अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी की पढ़ाई एक साथ आगे बढ़ती रहे। चलिए, धन्यवाद।